लेफ्ट आई फिर प्लेन से जब प्लेन लेफ्ट आई से टर्न अवे करता है तो वो उसे मेंशन करता है कि वह इस गर्ल को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। ये स्टेटमेंट लेफ्ट आई को इस्तेमाल करने पर मजबूर कर देती है क्योंकि उसने सीरियल को दैट गर्ल रेफर किया था। ये स्टेटमेंट लेफ्ट आई को इस्तेमाल करने पर मजबूर कर देती है क्योंकि उसने सीरियल को दैट गर्ल रेफर किया था। वो थिंक भी करती है कि ये उसे कॉल करने का एक स्वीट वे है। लेफ्ट आई मजीद बिलीव करती है इसका few कैपिटल कैनन था। आफ्टर ऑल प्लान बिलीफाई को मेंशन करते हैं कि सीरियल के रिटर्न होने तक इट विल बी अ वेल। वो उससे ये भी क्वेश्चन करता है कि क्या वो कह रही है कि वो तब तक ये सॉर्ट आउट नहीं कर सकेगी। ये क्वेश्चन बिलीफाई को पॉज करने पर मजबूर कर देता है। वो चिकल भी करती है और हेजिटेंटली प्लान को एक्सप्लेन करती है कि ऑफ कोर्स इट वॉन्ट टेक देयर लॉन्ग। ये एक्सप्लेनेशन सुनकर लेफाई को लगता है कि अगर वो अब भी नॉर्मल नहीं होता तो बाय द टाइम सीरियल रिटर्न तो उसको बेटर है कि अपना हेड से गुड बाय करने के लिए रेडी हो जाए। ये स्टेटमेंट लेफाई को ट्रैवल करने पर मजबूर कर देती है। सडनली कोई डोर पर नॉक करना स्टार्ट कर देता है। सर्वेंट में से एक फिर रूम में एंटर करता है। इनसाइड वो करता है और प्लेन को बताता है कि डेविस ने उसे एक मैसेज सेंड किया है। प्लेन सर्वेंट से क्वेश्चन करता है कि मैसेज क्या है। सर्वेंट प्लेन को मेंशन करता है कि वो कहती है कि वो उसके लिए एक वेलकम बैंक कोट होल्डिंग करेगी। ये स्टेटमेंट प्लेन को कंफ्यूज और सरप्राइज कर देती है। इनकी वजह से लेफाई अवेयर है कि नोबल के एम्पायर का डिक्री करने पर एग्री होने से पहले यूनियन में से कुछ के साथ अलाई करने की जरूरत है। यही वजह है कि पेरी ने चंद नोबल को इससे मीट करने की इजाज़त दी है, लेकिन क्योंकि वह उनमें से हर एक से इंडिविजुअली मीट करने के लिए टू मैनी थे, इट वॉज ओनली नेचुरल था कि डेविस का एक वेलकम बैंकआउट का आइडिया एवरीवन के जरिए एक्सेप्ट किया जाएगा। कैपिटल में एक फेस्टिवल भी होल्ड किया जाना सपोज था क्योंकि लॉयल सिटीजन को भी पेरी का वेलकम करना था, लेकिन वेलकम बैंकआउट के पीछे रियल इंटेंशन क्लियर था। ये पेरी का ओपिनियन के साथ वेलकम करना नहीं था बल्कि प्रिंस के फ्लैटर करने की ट्राई करना और उसे स्टेट अफेयर के लिए डिसीजन करने में मैनिपुलेट करना था जो वो चाहते थे। जैसे जैसे लेफा इस सिचुएशन के बारे में थिंक करना कंटिन्यू करती है वो जानती है कि डेविस की बिसाइड जिस दिन से कोई भी पेरी से मीट करने नहीं आया है। वो ये भी फील करती है कि डेविस के पास अपने स्लेव अब कुछ हो सकता है। हाउएवर लेफाई अवेयर है कि अभी उसका कोई वाई नहीं है, सो वो गेस करती है कि इससे प्रेजेंट पर फोकस करना चाहिए जो कि पेरी को बैंकआउट के लिए नाइस लुक करना है। नेक्स्ट सीन में स्विच करते हैं जहाँ हम फैशन डिजाइनर को प्लान से क्वेश्चन करते हुए देखते हैं कि वो इस कलर के बारे में क्या थिंक करता है। फैशन डिजाइनर का असिस्टेंट ऐड करता है कि वो बिलीव करती है कि रेड उसे सूट करता है। फैशन डिजाइनर मजीद प्लान को टेल करती है कि ब्लू उसे सूट करता है और वो उसे एनी कलर में इमेजिन कर सकते हैं। मेन वाइल प्लान अनइंटरेस्टेड है और उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। फिर लर्न करते हैं कि क्योंकि ये पेरी का प्रिंस के तौर पर पहला ऑफिशियल इवेंट है, उन्हें मेक श्योर करना होगा कि वो द पार्ट लुक करे। यही वजह है कि उन्होंने एक सुपर पॉपुलर फैशन डिजाइनर हायर किया है जो बैली इम्पॉसिबल है टू हायर। जब फैशन डिजाइनर लॉफिंग कर रहे होते हैं तो वो मजीद प्लान को मेंशन करते हैं कि वो उसके लिए ग्रेटेस्ट आउटफिट बनाएंगे जो उसने एवर सीन किया है। ये स्टेटमेंट सुनकर लेफाई अपना हेड नोट करना स्टार्ट कर देती है और थिंक करना स्टार्ट कर देती है कि एवरीवन कितना एंथुसियास्टिक है। वो सपोज भी करती है कि ये इसलिए क्योंकि वो इतनी क्यूट क्लाइंट के साथ डीलिंग कर रहे हैं। फैशन डिजाइनर फिर लेफाई से आउटफिट की रिगार्डिंग उसकी सजेशन आस्क करते हैं। हम यह भी लर्न करते हैं कि एवरीवन लेफाई से उसकी इम्पोर्ट आस्क करता रहता है क्योंकि उसकी पर्सन की नैनी के तौर पर से किया जाता था क्योंकि वो हमेशा उसकी साइड से थी। लेफाई को भी इससे कोई माइंड नहीं है। फिर प्लेन लेफाई को स्टेट करता है कि उसका क्यूट लुक करने का नो इंटेंशन है। जब लेफाई कुछ फैशन डिजाइनर आइटम में इमेजिन कर रही होती है तो वो प्लेन को मेंशन करती है कि कटनेस उसका ग्रेटेस्ट वीपन है। यह स्टेटमेंट प्लेन को एंगर करती है। गोल्डन किटन थोड़ी देर बाद लिफाई एक रेड ट्राई फाइंड करती है और उसे प्लेन पर पुट करती है। एक बार जब वो उसे इस पर पुट करना रन कर लेती है तो वो उसे एग माइंड करना स्टार्ट कर देता है। मेन वाइल सब मैरिज शर्मान और गॉसिप करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वो कितना क्यूट लुक करता है। लेफाई का हार्ट भी प्लेन को स्नो वाइट स्किन और शाइन सॉफ्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ गोल्डन हेयर आइज ग्लिटरिंग रेड लाइक रूबी और प्लेन की पाउटी लिटिल लिप्स की वजह से इसके बैटिस करना स्टार्ट कर देता है।
लेफाई मजीद बिलीव करती है कि अगर चार्ल्स रियल होते तो ये इस तरह लुक करते। मेनवाइल प्लेन एंग्री हो जाता है और लेफाई को टेल कहता है कि वो उसे एक प्राइड होल की तरह ट्रीट कर रही है। ये स्टेटमेंट लेफाई को बिलीव कराती है कि प्लेन थोड़ा मोर लाइक एक फॉलन एंजल है। वो उसे मेंशन भी करती है कि वह एक डॉल की तरह प्रीटी और क्यूट है। लेफाई मजीद टॉयज और फिजिट करना स्टार्ट कर देती है। ऑल ऑफ ए सडन लिफाई कुछ रिबॉन्स ग्रैब करती है क्योंकि वो प्लेन को ड्रेसअप करने से रिसाइज नहीं कर सकती। वो प्लेन पर वेरियस रिबन पुट करना स्टार्ट कर देती है ताकि सी कर सके कि कौन सा लुक द बेस्ट है। जब उस पर रेमत पुट करना कंटिन्यू करती है प्लेन इवन मोर एंग्री होना स्टार्ट कर देता है। वो लिफाई को स्टार्ट भी करता है कि अगर उसने अपना माइंड लॉस्ट कर दिया है तो उसे गेट आउट हो जाना चाहिए। वो करती है कि वो तब तक लीव नहीं कर सकती जब तक उसे एक एक्सटेंडेड पीस फाइंड आउट ना हो जाए और उसे शाइन करेगा। ये स्टेटमेंट सुनकर प्लेन लेफाई को हुड ग्रैब होता है। वो मजीद अपने होठ पर ग्रिप करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि मुझे टेल मत करना कि आप ये कहने जा रही हैं कि यह भी आपके विजन का एक पार्ट था। लेफाई प्लेन को पुश अवे करती है और उसे टेल करती है कि वो ये अगेन कहेगी कटनिस उसका ग्रेटेस्ट वीपन है। रिप्लाई करती है कि प्लीज रीगन स्टड अदरवाइज में ये आपके सर्वाइवल के चांसेस इंक्रीज करता है। जब ह्यूमन क्यूट लिटिल एनिमल को सी करती हैं तो वो इंस्टिंक्टिवली उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वाइट एलिफेंट थिंक करती है क्योंकि ह्यूमन क्यूट हैं सो ओनली उन्हें थ्रेटेड किया जाए। वो ह्यूमन को हार्म नहीं करते, वो एक्चुअली उन्हें प्रोटेक्ट करने की ट्राई करते हैं। प्लेन लेफाई से आस्क करता है कि इसका क्या पॉइंट है। जब लेफाई अपने हैंड क्लचिंग कर रही होती है तो वो प्लेन को एक्सप्लेन करती है कि राइट नाउ नोबल सब स्ट्राइक करने और उसकी थ्रो स्टेट ऑफ इन्फ्लुएंस करने की मूवमेंट का वेटिंग कर रहे हैं। वेट करती है कि वो हाई नोट को अपनी कटनेस से डिफेक्ट कर सकता है जो उसे थ्रोन की अपनी राइट और एम्पायर एफबीमेंट पर रूल करने में हेल्प करेगा। हाउएवर ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ प्लान को मोर एंगर करती है और वह लेफाई पर स्क्राइम करता है कि गट आउट। वो एक स्टैंड पीसेस को भी लेफाई पर थ्रो करना स्टार्ट कर देता है और उस पर ही एल कहता है कि उसने थिंक किया कि इसके पास कुछ ग्रेट प्लान हो सकता है। वो बिलीव नहीं कर सकता कि ये था और उसे अगेन गट आउट होने को मेंशन करता है। एक बार जब प्लेन को एक एक्सटेंडेड पीसेस के थ्रो करना और अपना एंगल लेट आउट करना डन कर लेता है तो वो हॉप और पैंट करना स्टार्ट कर देता है। मैन वाले पाई सिर्फ गिगल करना स्टार्ट कर देती है। जब प्लेन अपना ब्रेथ कैच करना कंटिन्यू करता है तो वो लेफर पर स्क्रीन करता है कि उसका माउथ की प्रॉब्लम है। लेफर प्लेन पर पाउट बैक करती है और स्टेट करती है कि वो ओनली ट्रूथ स्पीक्स करती है। ये एक्शन प्लेन को अगेन एंगर करता है और इस पर एड करता है कि वो अगेन अपनी लाइन के साथ वही है। लिफाई फिर प्लान को टेल करती है कि उसने पॉलिटिक्स स्टडी किया है। वो ये भी डिसाइड करती है कि अब उसका चांस है और प्लान के हेड पर कुछ पुट करने की अटेम्प्ट हो जाती है और प्लान के हेड पर कैट एयर्स पुट करती है। एक बार जब वो उन्हें पुट करना डन कर लेती है तो उसका हार्ट अगेन इसकी बेस्ट करना स्टार्ट कर देता है और थिंक करना स्टार्ट कर देती है कि वह गोल्डन किटन जैसा लुक करता है। वो ये भी वंडर करना स्टार्ट कर देती है कि सब क्यूट एक्सेसरीज कौन ब्राट इन हुआ है। वो जानती है कि वो एक किड हो सकता है लेकिन वो अब भी प्रिंस है और एम्पायर के गॉन होने के साथ वो एम्पायर में मोस्ट पावरफुल पर्सन है। लेफर फिर मेड से आस्क करती है कि एज कौन ब्राइट इन हुआ है। ये क्वेश्चन सुनकर मेड में से एक हेजिटेंटली स्पीच जैसे होते हुए अपना हेड रेस्ट करती है। एक बार जब लिपाई को रियलाइज होता है कि किस मेड ने एज ब्राइट इन किए थे तो वो उस मेड को एक थम्स अप देती है। मेड लिपाई को एग्रीमेंट में एक नोट बैक करती है। इस साइफाई को रियलाइज होता है कि अगरचे वो दोनों सिर्फ मेट हुए थे, मेड और उसके पास तो एमिडेंटली बॉन्डेड हो गए दिन। हम फिर नेक्स्ट सीन में स्विच करते हैं जहाँ हम लर्न करते हैं कि कुछ डेज पॉसिड हो चुके हैं और इज इट फाइनली वन डे जिसका एवरीवन वेटिंग कर रहा था। प्लान के एक्सेप्ट वेलकम बैंकआउट का डे। जैसे ही लेफी और प्लान वेलकम बैंकआउट में दाखिल होते हैं लेफी मुस्कुराने लगती है और तमाम मौजूद उम्रा को देखकर हैरान रह जाती है। हमें यह भी पता चलता है कि शाही महल के नौकरों ने उसे मुमकिन हद पर शानदार बनाने की पूरी कोशिश की, गोया वो बादशाह के गैर मौजूद को छुपाना चाहते हों। ऐसे इमरा जो बादशाह को काबू में रखना चाहते थे, उनके अलावा सुल्तनत और उसके हुक्मरान के वफादार इमरा भी मौजूद थे।
इसलिए नौकरों ने साबित करने के लिए इस मौके को जितना शानदार बनाया जा सके बनाया कि बादशाह अब भी कंट्रोल में है। इमरा सोसाइटी भी इस बैंकआउट की स्किल से खुश हो सकती है बशर्तिया वो तख्त को मैनिपुलेट कर सके। ये जितना ताकतवर होगा उतना ही बेहतर होगा। लेफी प्लान से कहती है कि उसे आज रात वाकई वफादार अमीर ढूंढना चाहिए जिस पर वो भरोसा कर सके। प्लान लेफी से कहता है कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेफी अपने मुट्ठी बंद करते हुए कहती है कि इमरा के करीब जाना बुरा ख्याल नहीं है ताकि वो उन्हें करीब से देख सके। फिर हमें पता चलता है कि प्लान को दूसरे इंसानों पर इतना कम भरोसा था कि इसका वाहिद करीबी अमीर सरवेल था। वो इतना काबिल है कि अपनी मैजिक एबिलिटी इस्तेमाल करते हुए अब तक टिका हुआ है। लेकिन अब जबकि हालात बदल गए हैं, लेफी को लगता है कि उसके लिए एक वफादार वासिल ढूंढना अच्छा ख्याल होगा। प्लान लेफी से कहता है एक अमीर जो एक बच्चे के सामने वफादारी की कसम खाए वो काबिल एतमाद नहीं हो सकता। और क्या तुम्हें क्रॉस्ड आइटम ढूंढने में मसरूफ नहीं होना चाहिए बजाय इसके कि तुम मुझे वफादार ढूंढने को कहो। यह सुनकर लेफी मुंह बनाती है और कहती है मुझे लगता है वो ये भी कहती है मेरा ख्याल है कि इसकी तलाश इसके बाद ज़्यादा आसानी से चलेगी जब उसने काबिल एतमाद इमरा का एक ग्रुप जमा कर लिया होगा और अपना मुकाम महफूज कर लिया होगा। यह सुनकर प्लान आह भरता है। उसी दरमियान एक अमीर प्लान के पास आता है और कहता है कि उसने उसका इस्तकबाल करने के लिए इसके लिए एक छोटा सा तोहफा तैयार किया है। प्लान हाथ हिलाते हुए कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। यह ना तो उसकी सालगिरह है ना ही कोई कौमी तातील। अमीर कहता है कि यह सिर्फ एक छोटा सा वेलकम प्रेजेंट है। प्लान जवाब देता है छोटी तारीफ के बाद हमेशा रिक्वेस्ट आती है। अगर तुम वाकई मेरा इस्तकबाल करना चाहते हो तो तुम मेरे बाप के गैर मौजूदगी में मेरी मदद कर सकते हो। ये बात सुनकर लेफी हैरान रह जाती है। उसे लगा जैसे उसने प्लान का चेहरा बहुत अजीब देखा हो। लेफी ने कुछ इमरा को सरगोशी करते सुना कि अगर प्लान इसी तरह परमान करता रहा तो सल्तनत का मुस्तकबिल रोशन नजर आता है। वो कहते हैं कि वो पहले इसमें एक अक्लमंद हुक्मरान की सलाहियत देख सकते हैं। ये सुनकर लेफी अंदर ही अंदर हंसने लगती है क्योंकि वो जानती है कि प्लान और पेरी एक ही शख्स हैं और पहले ही सल्तनत की मुस्तकबिल की जिम्मेदार हैं। अचानक लेफी हाँफ उठती है जब उसने देखा कि डियास उनकी तरफ आ रही है। करीब पहुंचकर वह प्लान को सलाम करती है और कहती है कि वह आखिरकार उसे सरकारी तौर पर सलाम कर पा रही है। हमें यह भी पता चलता है कि अगरचे प्लान के पास कोई वफादार इमरान नहीं थे, लेकिन यह तय पाया था कि एक 4 साल बच्चा हर काम खुद नहीं कर सकता और ज्यादातर लोगों को तवक्को थी कि डियास रेजेंट बन जाएगी। डियास प्लान के सामने झुकती है और माफी मांगती है कि उनकी पहली मुलाकात में उनमें से मुनासिब इज्जत नहीं दी। ये सुनकर प्लान खामोश हो जाता है। कुछ देर बाद वह डियास को यकीन दिलाता है कि सब ठीक है, उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। डियास मुस्कुराते हुए प्लान से कहती है तुम अपने कंधों पर पड़ने वाली अचानक बोझ से बहुत और हेलमेट हो गए होंगे। तुम्हारे माँ का इंतकाल खुद ही मुश्किल था, लेकिन अब तुम्हारे वालिद भी गैर हाजिर हैं। अगर ये सब तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हो जाए तो बराए करम मुझे बताना। तुम्हारी हाइनेस आखिर में तुम्हारी फैमिली हूँ। ये सुनकर लेफी को एहसास होता है कि डियास मरूम बादशाह की बहन है, इसलिए वो प्लान से भी रिलेटेड होगी। वो आस्ते से बड़बड़ाती है। इस हिसाब से तो वो प्लान की ग्रेट आंट हुई। प्लान लेफी की ये बड़बड़ सुन लेता है और उसकी तरफ देखता है। लेफी प्लान की खामोशी नजर देखकर उलझन में पड़ जाती है। प्लान फिर डियास की तरफ मुस्कुराकर जवाब देता है शुक्रिया ग्रेट आंट, लेकिन मैं खुद ही इसे संभालने की कोशिश करूंगा। इस रद्द अमल से डियास दंग रह जाती है और वो प्लान को ताकती रह जाती है। डियास अपना गला साफ करती है और प्लान का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसके साथ फैमिली जैसा सलूक किया। वो कहती है कि अगर उसे कभी उसकी जरूरत पड़ी तो उसकी ग्रेट आंट के तौर पर उसके लिए मौजूद रहेगी। प्लान डियास से कहता है कि यह बहुत रिसोरिंग है, लेकिन मैंने सुना है कि आपने ये बात मेरे वालिद से कही थी। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो किसी पर भरोसा मत करो। तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारा शाही खून है, उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। ये सुनकर डियास स्पीचलेस हो जाती है। प्लान तस्दीक करता है कि आपने पिछली बार ये नहीं कहा था कि मैं तब तक जिंदा नहीं बचूंगा जब तक मैं मजबूत होकर नहीं बड़ा होता। उसी दौरान रफी को लगने लगता है कि सांस लेना वाकई मुश्किल हो रहा है। फिर डियास मुस्कुराने और हंसने लगती है और प्लान से कहती है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी। बहुत दूर जाते हुए कहती है कि उसे यकीन है कि वो बहुत अच्छा करेगा। डियास के जाने के बाद प्लान अपनी कुर्सी पर ढेर हो जाता है और लेफी से कहता है कि आज डेचिस से बात करना थका देने वाला है। ये सुनकर लेफी अपनी तरफ इशारा करती है और कहती है कि उसे इससे बात करनी चाहिए।
प्लान जवाब देता है कि इससे बात करने से उसके सर में दर्द होता है। कहती है कि वो समझ गई और एक नौकरानी से एक गिलास ठंडा लीमोनेड मांगती है। लेमोनेड आने पर उसे प्लान की तरफ बढ़ाती है और कहती है ये सर दर्द में मददगार होता है। यह देखकर प्लान खामोश हो जाता है। कुछ देर बाद वो उसका पेश कबूल कर लेता है और उसके हाथ से छीन लेता है। अचानक लेफी ने मिलाड को एक मेहमान के साथ मसरूफ और सरगोशी करते देखा। वो सोचती है कि ये शोर कैसे हैं। प्लान ने मिलाड को बुलाने के लिए अपनी उंगली हिलाई। मिलाड ने देखा और प्लान के पास आया। प्लान ने पूछा क्या चल रहा है। मिलाड ने जवाब दिया एक नाइट जैसे हमने गार्ड के तौर पर खड़ा किया था वो बाहर सीढ़ियों पर फिसल गया और उसकी टांग जख्मी हो गई है। मैंने उसे घर जाने को कहा लेकिन वो इसरार कर रहा है कि वो आपके हाइनेस के साथ रहेगा। फिर लेमोनेड पीते हुए कहता है ये इम्प्रेसिव लॉयलिटी है। नाइट करीब आकर चिल्लाता है ये सिर्फ एक मची हुई टखना है। बराए करम मुझे आपकी हिफाजत करने का एजाज दे। प्लान जवाब देता है तुम्हारे पास एक मुख्तलिफ स्वॉर्ड है। मैंने तुम्हें आज पहले एक और स्वॉर्ड के साथ देखा था। नाइट हैरान होकर वजाहत मांगता हुए हिचकिचाते हुए कहता है कि यह वही स्वॉर्ड है। लेफी सोचती है कि क्या यह वाकई मुख्तलिफ है। उसे तो वही नजर आ रही है। प्लान फिर सर फेर कर नाइट से इत्तेफाक करता है। नाइट शुक्रिया अदा करता है। प्लान उसे खामोश रहने को कहता है। लेफी प्लान के चेहरे के तासिर को देखती है। अचानक अमीर चिल्लाता है मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी सेहतमंद हालत में मेल वापस आए। मैं बुरा काम ग्लो माफ हूँ। आपके लिए महल से बाहर परवान चढ़ना बहुत मुश्किल रहा होगा। आपके लिए महल से बाहर परवान चढ़ना बहुत मुश्किल रहा होगा। आपने इतनी छोटी उम्र में अपने माँ को खो दिया और उसमें बाप ने आपको यहाँ अकेला छोड़ दिया। जैसे ही आप आए अगर आपकी हाइनेस को इजाजत हो तो आप मुझे बाप कह सकते हैं। ये सुनकर रेफी सिटन रह जाती है और सोचती है कि ग्लो माफ ने जहन्नुम के एक्सपीरियंस फ्रेंड का टिकट दे दिया है। प्लान गुस्से से अपना लिमोनेड का ग्लास तोड़ देता है। लेफी हाँफती और यकीन नहीं कर पाती कि ग्लमाफ ने प्लान के सामने बादशाह को बेरहम बाप कहकर इंसल्ट किया और वो चाहता है कि प्लान उसे बाप कहे। वो सोचती है कि उसने ग्लोमाफ के खानदान के बारे में तो सुना तक नहीं, लिहाजा वो दारुल हुकूमत से बाहर का होगा। लेफी जानती है कि ऐसे लोगों की जिंदा कहानी से एडिट आउट कर दी जाती है और वो वाकई उम्मीद करती है कि वो बच जाएगा। ग्लोमाफ चिल्लाता है मैं भी बगैर सही बात के फिंगर की बड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं किसी से बेहतर आपकी बात समझ सकता हूँ। प्लान अपने दांत पसीजते हुए कहता है वेरा बस काफी है और उससे जाने का हुक्म देता है। लेकिन ग्लोमाफ नाक सूंघते हुए चिल्लाता है आपके वालिद के बारे में बेशुमार शरंगीज अफवाहें हैं। उन्हें एक बेरहम राक्षस कहा जाता है जो लोगों की आसानी से कत्ल कर देता है। दूसरे इमराज सरगोशी करने लगते हैं। ग्लोमाफ प्लान से चिल्ला कर कहता है मैं एक ऐसे दरख्त की तरह खड़ा रहा हूँ जो किसी भी तूफान को बर्दाश्त कर सके और आपकी हिफाजत करूंगा। ये सुनकर प्लान गुस्से में खड़ा हो जाता है जिससे ग्लोमाफ हिल जाता है। प्लान गुस्से से ग्लोमाफ को देखता है और मिलाट से चिल्ला कर कहता है मुझे एक स्वॉर्ड दो। मिलाट सहम जाता है। लेफी सोचती है कि ग्लोमाफ की जिंदगी खत्म हो गई। मिलाट घबराहट में प्लान को अपने स्वॉर्ड थमा देता है। प्लांट स्वॉर्ड लेता है और उसे फर्श पर घसीटता हुआ ग्लोमाफ की तरफ बढ़ाता है। प्लांट को स्वॉर्ड उठाने में मुश्किल हो रही होती है जैसे देखकर लेफी उलझन में पड़ जाती है और हंसने लगती है, लेकिन फौरन खुद को रोक लेती है। प्लान ग्लोमाफ के करीब पहुंचकर स्वॉर्ड उसके सामने फेंक देता है। लेफी सोचती है कि वह उसे कैसे मारने का इरादा रखता है। प्लान हाँफता है और पफकारता हुआ शर्माता हुआ नजर आ रहा है। वो ग्लोमाफ पर चिल्लाता है स्वॉर्ड को उठा और उससे अपने आप को मार डालो। लेफी अपने दिल में प्लान को जीनियस कहती है। इमरा आपस में सरगोशी करते हैं जैसा बाप वैसा बेटा। प्लान ग्लोमाफ पर चिल्लाता है मेरे वालिद को मेरे सामने इंसल्ट करना तक की इंसल्ट करने के मुतरादिफ है। ग्लोमाफ कहता है कि इसका यह मतलब नहीं था। प्लान जवाब देता है अगर उसे पता नहीं था तो इसकी बातों का यह मतलब निकलेगा तो उसे चुप रहना चाहिए था। तमाम आसपास सरगोशियां करने लगते हैं। लेफी सोचती है कि यह बुरा हो रहा है। वो प्लान के पास आती है और कहती है आपको ऐसे खुशगवार मौके पर खून नहीं बहाना चाहिए। प्लान वजाहत करता है कि ग्लोमाफ ने उसके वालिद को इंसल्ट किया है। लेफी सोचती है कि ग्लोमाफ ने वाकई बादशाह को इंसल्ट किए बगैर ये जाने कि वो किससे बात कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसने बहुत जल्दबाजी की। वो प्लान की तरफ मुस्कुराती है और कहती है फिर भी इस वक्त तशद्दुद अच्छा नहीं लगेगा जब वे सब आपका इस्तकबाल करने आए। आप उसे एक बार के लिए माफ कर दें, आपको बहुत जनरस है। ग्लोमाफ डर के मारे कांपने लगता है और माफी मांगता है। लेफी प्लान से हंसते से पूछती है कि उसे उसके बजाय क्या करना चाहिए।
यह सुनकर प्लान खुश होता है, जबकि ग्लोमाफ को सर्दी लगने लगती है और वो उलझन में पड़ जाता है। उसके बाद प्लान लेफी से इत्तेफाक करता है। ग्लोमाफ से कहता है, मुझे लगता है कि ये खून बहाने का वक्त नहीं है, मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा। ग्लोमाफ शुक्रिया अदा करता है। प्लान मुस्कुराते हुए कहता है, बदले में आज के बाद से जब भी तुम बोलोगे, हर जुमले के आखिर में भौंकना होगा। इस तरह सब जान जाएंगे कि तुम कितना कुत्ता हो। आगे बढ़ो ट्राइड, क्या तुम समझे नहीं? तुम्हारा सर वाकई खाली, ये तुम्हारे कंधों पर रहने के लायक नहीं है। ये सुनकर गुलाम आप नाक सूंघते और हिचकी लेते हुए हिचकिचाते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने मेहरबान हैं। भौंक। प्लान कहता है, भौंकना उसे सूर नहीं कर रहा। गुलाम आप चौंकने का होकर पूछना है कि क्या वो अपना हुक्म वापस ले रहा है। प्लान वजाहत करता है, भौंक बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है, उसके बजाय वॉक करो। ग्लोमाफ हैरान रह जाता है। प्लान मुस्कुराते हुए हुक्म देता है, करो। ग्लोमाफ वॉक वॉक करने लगता है जैसा प्लान ने हुक्म दिया था। प्लान तमाम इमरा से कहता है, ब्राय करम सुन लें, आज के बाद जब भी आपको ग्लोमाफ से बात करें, वो अपने जुमले के आखिर में वॉक वॉक न जोड़े, तो उसे जरूर बताए। ये सुनकर इमरा पहले तो खामोश हो जाते, फिर इत्तेफाक करते हैं। प्लान लेफी की तरफ मुड़ता है। लेफी उसे थम्स अप देती है और आंख मारती है। यह देखकर प्लान हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, मुझे ताज़ा हवा की ज़रूरत है। लेफी कहती है कि वो समझ गई है। फिर हम अगले मंजर में बाहर बालकनी में लेफी और प्लान को देखते हैं। लेफी आसपास देखती है और पूछती है कि क्या वो उसे अकेली छोड़ दे। प्लान उसे यकीन दिलाता है कि सब ठीक है, अगर वो वहाँ अकेले जाएगी तो इमरान उस पर टूट पड़ेंगे। लेफी मुतासिर होकर चिल्लाती है कि वो उसका ख्याल रख रहा है। प्लान इनकार करता है और वजाहत करता है कि उसे सिर्फ उस पर ट्रस्ट नहीं है, हो सकता है कि वो उनके सामने कुछ बोल दे। लेफी कहती है कि वो उसके साथ लॉयल है। प्लान जवाब देता है कि वो सिर्फ इसलिए यहाँ है क्योंकि उसने उसे मार डालने की धमकी दी थी। ये सुनकर लेफी मुड़ती और महसूस करती है कि वो उसे झुठला नहीं सकती। वो सोचती है कि अगर इमरान ने उसे अगवा करके मारने की कोशिश की तो हो सकता है वो सब कुछ कन्फेस कर दे। प्लान ये देख कर आह भरता है और खामोश हो जाता है। जब वो दोनों बाहर देख रहे होते हैं तो वो अंदर इमरा की बातचीत सुनते हैं। वो सुनते हैं कि इमरा के ख्याल है कि प्लान बिल्कुल अपने वालिद जैसा है। लेफी को एहसास होता है कि प्लान की हर एक्शन को इमरा देख और परख रहे हैं। वो सोचती कि उसने सुना था कि इमरा तक से खौफजदा है, लेकिन उसने अंदाजा नहीं था कि वो उस कदर अव्यक्त हो गई। लेकिन जानती है लेफी जानती है कि प्लान के पास उसकी हिफाजत के लिए मैजिक थे, लेकिन अब उसके पास सिर्फ चंद वफादार नाइट्स हैं। वो यकीन रखती है कि प्लान बहुत मजबूत है कि उसने इमरा को दूर रखते हुए और उन्हें मजीद ताकत हासिल करने से रोकते हुए तक को महफूज किया। लेफी प्लान से कहती है, ये जरूर थका देने वाला होगा। प्लान जवाब देता है, अगर तुमने जल्दी की और कष्ट का ख्याल रखा तो ऐसा ना होता। यह बात ज़हनी तौर पर लेफी को चुभती है और वो दुखी होकर कहती है कि मुस्तकबिल अब भी डार्कनेस में डूबा हुआ है। वो कहती है कि शायद वो अब भी उसकी कॉस्ट ना तोड़ सके, लेकिन वो उसे कंधों की मैसाज दे सकती है। प्लान जमाए लेते हुए उसकी पेशकश मुस्तरद कर देता है।